फिर से हम इस पे बना रहे हैं वीडियो को, बीच में गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि हमारा 29% हिस्सा स्थलमंडल है, इसमें से 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और क्या है इसका नाम, ऑस्ट्रेलिया। फिर 71% हिस्सा जल है, जिसमें सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है और संसार का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है। ठीक है, इसको आपको पता करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट को देखते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक बनावट को देखने के लिए हम लोग मान लीजिए कि एक अंडा है। ठीक है, इस अंडे के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग 1% हिस्सा है। ठीक है, और ये वाला भाग जो है आपका 83% हिस्सा है, और बीच वाला भाग जो पीला वाला होता है वो 16% हिस्सा है। ठीक, ऐसा ही अंडा होता है ना। तो 1% वाले भाग को कहा जाता है भूपर्पटी। क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। 83% वाले को बोला जाता है मेंटल, और 16% वाले को बोला जाता है कोर। क्या बोला जाता है? कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, भूपर्पटी को अंग्रेजी में कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। 3 हिस्सा हो गया इसका, है ना। अब क्या हुआ कि अब पृथ्वी के अंदर के बातों को जानने के लिए कि आखिर बनावट कैसा है, तो जैसे तरबूजा लेते समय एक चिप्पी ऐसे काट के निकाला जाता है ना, ऐसे ही चिप्पी काट के निकाला गया। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, सबसे पतला जो लेयर था, है ना, ये सबसे पतला जो लेयर पहला मानते हैं, ये लेयर आपका है आपका क्रस्ट। ठीक, दूसरा आपका है मेंटल, और तीसरा हिस्सा क्या है आपका? कोर। ठीक है, मेंटल, क्रस्ट, कोर। ठीक है, अब ये जो पहला क्रस्ट और मेंटल है, क्रस्ट मेंटल हो गया, यहाँ तक क्रस्ट है, यहाँ से यहाँ तक मेंटल, यहाँ से यहाँ तक कोर। तो क्रस्ट और मेंटल को जो अलग कर रहा है ये रेखा, इस रेखा का नाम दिया गया मोहो रेखा। कौन सा रेखा? मोहो असंबद्धता रेखा, है ना, जो 2 लेयर को अलग कर रहा है। ठीक है, फिर मेंटल और कोर को जो अलग करता है उसे बोला जाता है गुटेन वर्ग असंबद्धता रेखा। गुटेन वर्ग, कौन सा? गुटेन वर्ग असंबद्धता रेखा। अब याद रखिएगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है मग। क्या होता है? मग। मोहो किसको अलग करता है? तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। और गुटेन वर्ग किसको अलग करता है? तो गुटेन वर्ग आपको अलग करता है मेंटल और कोर को। ठीक है, अब क्या हुआ, समय के साथ इसे एडवर्ड सोएस ने बताया था। किसने बताया था? एडवर्ड सोएस ने बताया था। चलिए, अब समय के साथ क्या हुआ कि अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो कहा गया कि भाई थोड़ा सा क्या करो, इसमें काम क्रिया करो। तो फिर जो हमारा क्रस्ट था, है ना, क्रस्ट को 2 लेयर में बांट दिया गया, एक को ऊपरी क्रस्ट और एक को निचली क्रस्ट कहा गया। ठीक है, ये दोनों क्या है? क्रस्ट। ठीक, फिर मेंटल को 2 हिस्सों में बांट दिया, इसको अपर मेंटल कहा, इसको लोअर मेंटल कहा। फिर कोर को भी 2 हिस्से में बांट दिया, इसको अपर कोर कहा, इसको लोअर कोर कहा। ठीक है, तो मेंटल और कोर को अलग करने वाला तो हमको पहले से पता है, गुटेन था, गुटेन वर्ग। और मेंटल और क्रस्ट को अलग करने वाला पहले से हमको पता है, ये कौन था आपका? तो ये आपका कौन सा रेखा था भाई? इसका नाम था मोहो रेखा। ठीक है, लेकिन समय के साथ चूल मचा, तो ऊपर के क्रस्ट को अपर क्रस्ट और नीचे को क्रस्ट को लोअर क्रस्ट कहा। तो इन दोनों को जो अलग करता है ना, उसे कहते हैं कोनोराड। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं रेपेटी, और तीसरे को बोलते हैं लेहमान। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? करले। ठीक है, ये क्या करता है? अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करता है। ठीक है, रेपेटी क्या है? अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है। और लेहमान क्या है? अपर कोर को लोअर कोर से अलग करता है। बस सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल जो पृथ्वी के अंदर रेखा पाया गया।
अब इसे बांटा क्या गया, जो हमारा क्रस्ट है पहला 1% भाग जो है पृथ्वी का, ये क्रस्ट ये बना हुआ है सीमा से। किससे बना हुआ है? सियाल से, ठीक है। और ये जो मेंटल है ये बना हुआ है हमारा सीमा से, ठीक है। और ये जो हमारा कोर बना हुआ है ये बना हुआ है नीफे से, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म होता है SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम, मतलब पृथ्वी का क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। और ये लगभग 400 से 500 किलोमीटर का मोटाई वाला प्लेट होता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद दूसरा होता है मेंटल SIMS सीमा, ठीक है। यहीं से क्या होता है कि आपका मैग्मा निकलता है और ये गर्म बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा होता है कोर, जिसमें है नीफे। क्या है? नीफे, यानी निकेल और फेरस। तो यहाँ धात्विक गुण पाया जाता है। तो पृथ्वी का धात्विक लेयर कौन सा हो गया आपका? तो कोर हो गया, ठीक है। धातु होने की वजह से यहाँ पे चुंबकीय गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? चुंबकीय गुण, इसीलिए इसको चुंबकीय लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो सीमा है, यहाँ पे जो तरंगे होती है वो स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, ये याद रखिएगा, है ना। तो कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछ देगा कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे तरंगे स्लो हो जाती हैं, भूकंपीय तरंगे, तो मेंटल आंसर होगा, ठीक है। तो देख लेंगे वहाँ पे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है। पहला है सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम से पहला लेयर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट होता है ना, ये क्रस्ट 2 भागों से भाई बना होता है ना। देखिए पहले क्या है कि क्रस्ट जो होता है कुछ हिस्सा ज़मीन पर है और कुछ क्या है कि जल में है, पानी में है। पानी है तो पानी भी तो कुछ चीज़ पे मरेगा ना, तो जितना भी समुंदर उसके नीचे भी तो ज़मीन पाया जाता है ना। तो एक कहा जाता है भूमिगत क्रस्ट बोल सकते हैं इसको, और दूसरा को जलीय क्रस्ट बोल दीजिए, ठीक है। जलीय क्रस्ट, ठीक है। 2 तरह का प्रॉपर्टी होता है ना। तो जो भूमि वाला क्रस्ट है वो तो पहले से ही ज़्यादा मोटा कर देगी। समुंदर के यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये समुंदर है, समुंदर के नीचे ज़मीन है, ठीक। और एक ऐसा ज़मीन है जो यहाँ ही से पूरा ज़मीन है, इतना ज़मीन है कोई, और ये समुंदर उसके नीचे ज़मीन है, तो ये वाला प्लेट छोटा होगा, है ना। तो जो सागरीय क्रस्ट होता है, इसको जलीय नहीं सागरीय बोलते हैं। सागरीय क्रस्ट होता है वो क्या होता है? पतला होता है। और जो ये वाला क्रस्ट होता है ये क्या होता है? मोटा होता है ना। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ आता है? सागर में आता है, और उसी से क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक बनावट में चट्टानों को। देखिए अब ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। अब यहाँ से निकलता है मैग्मा। क्या निकलता है? मैग्मा, ठीक है। पृथ्वी के अंदर से जो गर्म लावा निकलता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। और ये मैग्मा पृथ्वी पर आता है ना, पृथ्वी पर आता है और धीरे धीरे ठंडा होता है और इस तरह की आकृति बना लेता है। इसे ज्वालामुखी शंकु के नाम से जाना जाता है। और ये जब मैग्मा बाहर निकलता है तो यह ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है। जब मैग्मा बाहर निकल जाता है तो इसको लावा कहते हैं, और लावा जब ठंडा हो जाता है तो इससे बन जाता है चट्टान। क्या बनता है? चट्टान बनता है। और इस चट्टान को कहा जाता है प्राथमिक चट्टान। क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ठीक है। और ये चट्टान का नाम होता है आग्नेय चट्टान। क्या होता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है। कौन सा चट्टान कहा जाता है इसे? आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी पृथ्वी के नीचे ही चट्टान बन जाता है, मतलब बाहर नहीं निकल पाया थी, पूरे ज़मीन के बाहर नहीं निकल पाया, अंदर में ठंडा हो गया, ठीक है। तब इसे ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। जब बाहर निकल के ठंडा होता है तो इसे बेसाल्ट कहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र और जो ये सारा हिस्सा है वो बेसाल्ट से बना हुआ है, और बेसाल्ट से ही काली मिट्टी बनती है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। और इसमें कपास की खेती खूब सारा होता है ना। कपास के लिए सबसे बेहतर मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी, और ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। और कपास की खेती के लिए गर्मी चाहिए और पानी चाहिए, तीनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अब पहला चट्टान तो बन गया प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये आग्नेय चट्टान पे क्या पड़ता है भाई? बाहर से कुछ फोर्स काम करते हैं, जैसे हवा, पानी या अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, ये सब। देखिए हवा से क्या होता है? कुछ घिसता है। पानी जब लगातार गिरेगा तो इससे भी कुछ टूट फूट होगा। अपक्षय मतलब कि 2
पत्थर आपस में टकरा गया, इससे फूट फाट हो गया, ठीक है। और तीसरा होता है कि अपर्दन मतलब घिसना, ठीक है। तो 3 तरह से टूटा चट्टान, कितने तरीके से टूटा, 3 तरीके से टूटता है। अक्षय अपर्दन, मान लीजिए मसल्ला है, सिलौटा है, सिलौटा पे हम पीस रहे हैं मसल्ला, तो सिलौटा पे मसल्ला पीसने के लिए लहसुन को रख दिए, तो लहसुन पे जो पहले मार के लोहिया सही से फोड़ते हैं तो इसको बोला जाता है अपक्षय, मतलब कि टकरा टकरा के फूटना, ठीक। दूसरा है अपर्दन। अपर्दन मतलब हुआ कि फिर इसने पहले कुछ देते हैं फिर ऐसे ऐसे करके घिसते हैं ना, तो उसको कहते हैं अपर्दन, ठीक है। और तीसरा होता है निक्षेपण। क्या होता है, निक्षेपण मतलब ऐसे कांच के अथी में रख लेना, कटोरा में रख लेना। तो ये 3 तरीके से अपर्दन, अक्षय और निक्षेपण हो गया, है ना। तो इस तरीके से चट्टानें टूटती है। अब ये जो चट्टानें टूटती है तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे टूट के ये लेयर बनाती चली जाती है ना। और इससे बनता है दूसरा चट्टान, जिसको हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान, और इसे परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये टूट टूट के जमा होती रहती है, धीरे धीरे इस पर दबाव पड़ता है, तो ये जमा होकर के एक नया पत्थर बनती है, ठीक है। लेकिन जब ये जमती रहती है तो बीच में पत्ता भी चल जाता है, जो कोई जानवर बीच में दब गया, तो इसमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म भी पाया जाता है। इस तरह के चट्टान को जीवाश्म चट्टान के नाम से भी जानते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, एग्जाम्पल में क्या रखेंगे, बलुआ पत्थर। उसके बाद स्लेट यानी क्ले, ये सब क्या है आपका, तो अवसादी चट्टान कहलाता है, ठीक। तो हम चट्टान पे थे, तो हमने पहले जाना क्या करा, आग्नेय को जाना, कि जब मैग्मा ठंडा होता है तो इसे चट्टान बनता है, जिसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान, है ना। मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा होता है, तो इससे क्या बनता है, आग्नेय। सबसे पहले बना, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसे धात्विक चट्टान कहते हैं क्योंकि इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है ना, धात्विक चट्टान कहते हैं। क्लियर है। अगर पृथ्वी के नीचे अंदर जम गया तब इसे कहते हैं ग्रेनाइट। ऊपर बना तब बेसाल्ट। बेसाल्ट से ही क्या बनता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसका खेती होता है, कपास का, क्योंकि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है, काली मिट्टी, है ना। तो हम इतना जान गए, ठीक है। अब जब आग्नेय चट्टान पर क्या होता है, बहुत सारा फोर्स काम करता है, अपक्षय, अपर्दन, अभी पीछे बात किए हैं। उसके बाद जल, हवा सब काम कर लेता है, तो ये टूट फूट के हो जाता है बराबर और बिछने लगता है धीरे धीरे, और जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये चट्टान बन के तैयार हो जाता है। इस तरह के चट्टान को परतदार चट्टान या अवसाद, मतलब कि टूट फूट से बना हुआ चट्टान, अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा पेड़ पौधा के पत्ता उत्ता सब धीरे धीरे दफन होता चला जाता है, इसलिए इसे जीवाश्म चट्टान के नाम से भी जानते हैं, है ना। और ये दूसरी बार बनता है, इसीलिए इसे द्वितीयक चट्टान बोलते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक चट्टान बोलते हैं। तीसरा चट्टान होता है रूप बदलने वाला, रूपांतरित, या इसको बोलते हैं कायांतरित, काया पलट गया, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक अंग्रेजी में। क्या होता है, जब आग्नेय चट्टान है या क्या हुआ कि अवसादी चट्टान है, ठीक है, तो आग्नेय पर लगातार लावा आया, फिर एक और आग्नेय बन गया, आग्नेय पर फिर और आग्नेय बन गया, अवसादी पर एक और अवसादी बन गया, और अवसादी बन गया, और अवसादी, तो खूब दबाव पड़ा। क्या बना, खूब दबाव पड़ा दोनों जगह, है ना। और खूब दबाव पड़ने के बाद हीट भी बढ़ जाएगा, गर्मी लगेगा ना ज़्यादा, एक ऊपर एक कंबल डालते जाएंगे तो गर्मी बढ़ता है ना, वैसे ही पत्थर पे पत्थर से हीट क्या हो गया, बढ़ गया। अब हीट बढ़ा, दबाव बढ़ा, इस वजह से क्या हुआ, चट्टान का पूरा अथी चेंज हो गया, है ना। और इससे बनता है हमारा नया चट्टान, जो सबसे कठोर होता है। क्या होता है, सबसे कठोर चट्टान होता है। इसका एग्जाम्पल है संगमरमर का पत्थर, जिससे ताजमहल बना है। ताजमहल का संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, और ये बना होता है भाई किससे, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है ना। और ताजमहल पे अम्ल वर्षा हुआ, और अम्ल वर्षा की वजह से यह पीला पीला हो गया है। समझ में आ गया, चलिए। और ताजमहल आगरा में है। चलिए, अब हम समझ गए कायांतरित चट्टान को कि ये सबसे कठोर होता है। ये चट्टान हो गया, क्लियर है। एक साइकिल चलता है चट्टानों का, आग्नेय, फिर मान लीजिए आपका अवसादी, और फिर मैग्मा, और फिर रूपांतरित, ठीक।
तो ये टूटा तो बना अग्नि, इस पर गर्मी पड़ा, दबाव पड़ा, ये गल के वापस मैग्मा निकलेगा, फिर क्या बनेगा, अग्नि। ठीक, अब फिर अग्नि भी पिघल के ये बन सकता है। और अब शादी घटे पर दबाव पड़ा तो ये बन गया कायांतरित, और इस पर नीचे चल गया पृथ्वी के तो ये मैग्मा। इसको जानना है, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं। रॉक साइकिल से आपको क्वेश्चन ही नहीं आएगा। इसको डिटेल में जाएंगे तो कम से कम 5 से 7 मिनट का खाली वो वीडियो बन जाएगा। चलिए अब अगला अब हम समझते हैं, जो पृथ्वी होता है ना, पृथ्वी के नीचे पाया जाता है भाई प्लेट। क्या पाया जाता है, प्लेट। और इस प्लेट में होता है गति। क्या होता है, गति। और ये गति होता है 3 तरह का। ठीक है, एक गति होता है जब 2 प्लेट आपस में साथ आते हैं, यानी दोनों में प्यार बढ़ता है। जब प्यार बढ़ता है तो इसे बोलते हैं कन्वर्जन हुआ, यानी अभिसारी। देख रहे हैं, हमारा नाम आ रहा है अभिसारी। ठीक है, दूसरा प्लेट का गति ऐसा होता है जिसमें दूर दूर रहना शुरू हो जाता है, जैसे हम लोग। तो ये दूर गया भाई, तब इसे बोलते हैं अपसारी प्लेट। अपसारी गति, प्लेटों की अपसारी गति, ये अभिसारी गति। पास आया तो अभिसारी, दूर गया तो अपसारी। तीसरा होता है बस सट के निकल गया, है ना, ऊपर नीचे ऐसे। इस तरह के प्लेट को कहा जाता है, दिमाग में नहीं आ रहा इस गति का नाम। तो 3 तरीके का गति होता है। ठीक है, एक होता है अभिसारी, एक अपसारी और एक ये, है ना। और जब 2 प्लेट आपस में टकराता है तो उसके किनारे को कहा जाता है विनाशी किनारा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब प्लेट आपस में रगड़ खाते हैं, ये वाला गति होता है। तो ये मान लीजिए प्लेट है, प्लेट नीचे से क्या हो रहा है कि आपस में रगड़ खा रहा था, तो इस रगड़ की वजह से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, और इस कंपन को भूकंप के नाम से जानते हैं। तो जहाँ मान लीजिए कंपन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसके 90 डिग्री के ऊपर क्या बनेगा, ईपी सेंटर, अधिकेंद्र। भूकंप का क्या बनता है, अधिकेंद्र बनता है। भूकंप का अधिकेंद्र, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसके 90 डिग्री ऊपर क्या बनता है, अधिकेंद्र बनता है ना। और ये सबसे नज़दीक होता है भूकंप के उद्गम स्थल से। जहाँ से भूकंप होता है उसे उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अभी जो नीचे से क्या निकलता है, तरंग निकलता है। उद्गम स्थल से क्या निकलता है, तरंग। और ये तरंग 3 तरीके का होता है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। प्राथमिक, सेकेंडरी और लव तरंग, 3 तरह का तरंग होता है ना। तो जो प्राथमिक तरंग होता है पी तरंग, है ना, पी तरंग सबसे तेज होता है। क्या होता है, सबसे तेज होता है ना। और ये अगल बगल में फैलता है, और ये सबसे पहले पहुंचता है और सबसे घातक होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग 2 तरह का तरंग होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वह केवल सॉलिड में, यानी ठोस में ही गति कर सकता है। ठीक है, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग जो तीनों माध्यम में, ठोस, गैस और द्रव्य, तीनों में गति कर सकता है। तो पी तरंग तीनों में गति कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, क्योंकि ये किस तरह का तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, चलिए दूसरा तरंग होता है एस तरंग। ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग। और ये सेकेंडरी तरंग होता है, पी के बाद आता है, और ये थोड़ा सा स्लो होता है। और तीसरा होता है पी तरंग जो सबसे स्लो आता है। ठीक है, भूकंप के एपिसेंटर को कहा जाता है ये। भूकंप मापने के लिए जो यंत्र होता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र है। और एक है रेक्टर स्केल, है ना, रेक्टर स्केल। भूकंप से कितना विनाश हुआ इससे ये मापते हैं, और भूकंप की गति मापते हैं इससे, रेक्टर स्केल से, कि रेक्टर स्केल में 8.4 की तीव्रता से भूकंप आया। और सिस्मोग्राफ क्या दिखाता है, भूकंप की तीव्रता कितनी रही, कितना विनाश हुआ। ठीक है, चलिए भूकंप हो गया भैया ख़त्म। भूकंप में और तो कुछ नहीं ना पढ़ाना है। भूकंप तो बहुत हार्ड है, लेकिन इतने काफ़ी हमको लगता है हो जाएगा, बाकी और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब भूकंप के बाद अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, अब ये चैप्टर हमारे अंदाज से ख़त्म हो गया, एक सोच रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं उच्चावच। क्या पढ़ते हैं, उच्चावच। मतलब पृथ्वी पर जो ऊबड़ खाबड़ संरचना होता है उसे उच्चावच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि ऊपर उठल नीचे गिरल ऐसा करके संरचना बहुत सारा है, इसे हम उच्चावच के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, कैसे वो देखिए।
एक झील है, पहाड़ है, पहाड़ से नीचे ऐसे यहाँ से नीचे जो गिर रहा है इसको कहते हैं जलप्रपात। क्या कहते हैं? जलप्रपात। ठीक है, इंडिया में कुछ जलप्रपात का नाम बताइए। ठीक है, काकोलत कहाँ है सो पता कीजिए। ठीक है, और इंडिया का फेमस 4-5 जलप्रपात का नाम और लोकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, जब ये सीधे नीचे गिरता है तो जिस पॉइंट पे गिरता है उसे कहा जाता है अवनमन कुंड। क्या कहा जाता है? अवनमन कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे एक झील बन के तैयार हो जाता है। क्लियर है? ऊपर से नीचे गिरता है अवनमन कुंड में जलप्रपात। अब कुछ घाटी होती है। अब ये जो दो पहाड़ है, पहाड़ के बीच का जो ये एरिया है इसे कहा जाता है घाटी। क्या कहा जाता है? घाटी के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? घाटी कहा जाता है। ठीक है, इसे सबको कहा जाता है घाटी, और इसको कहा जाता है पीक ऑफ द माउंटेन, मतलब चोटी। ठीक है, अब क्या होता है, ये घाटी भी आकार की है। किस आकार की घाटी है? भी आकार की घाटी है। ठीक है, जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगातार गिरता है तो ये थोड़ा सा छितर जाता है, बड़ा हो जाता है, तब ये बन जाता है यू आकार की घाटी। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा पानी लगातार गिरता है तब ये पूरा ऐसा हो जाता है, इसे कहते हैं आई आकार की घाटी, मतलब सीधे ऐसा हो गया खड़ा, धीरे धीरे फैल गया, इतना ना गिरा कि फैल जाता है। ठीक है, और ये आई आकार की घाटी, 3 तरह की घाटी हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं नदी। इससे नदी निकलता है और ये नदी ऐसे ऐसे करके के जाके लास्ट में कहाँ गिरता है? समुद्र में गिरता है। किस में गिरता है? समुद्र में जा कर के गिरता है। ठीक है, तो ये जो ऐसा ऐसा संरचना बनाता है इसे हम कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प। नदी का स्टाइल जो बना है सांप जैसा उसे विसर्प कहते हैं। अब क्या होता है, समय के साथ नदी अपना रास्ता चेंज करता है। मान लीजिए अभी ऐसे बह रहा था, ठीक है, अब ये रास्ता बदल के ये ऐसे ऐसे गया और ऐसे हो गया, तो ऊपर वाला जो हिस्सा ये कट के कहीं अलग हो गया, है ना, तो इससे एगो बन गया झील। इस तरह के झील को कहते हैं गोखूर झील। क्या कहते हैं? गोखूर झील। जब ऊपर रहता है ना नदी तब इसको कहते हैं युवावस्था, मतलब जवान है नदी। दूसरे वाले को बोलते हैं प्रौढ़ा, जब लास्ट में जाता है तो इसको बोला जाता है वृद्धावस्था। ठीक है, तो 3 अवस्था से नदी जाता है, और नदी के कोर्स को, ये पूरा नदी का कोर्स है, ये विसर्प है। जब विसर्प नदी का एक भाग कट के अलग हो गया तो उसको गोखूर झील के नाम से जाना जाता है ना। जब नदी आगे जाता है ना, तो अगर दोनों साइड में पहाड़ है, क्या है? पहाड़ है, तो जगह छोटा होने से नदी की गति क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? नदी की गति बढ़ जाती है। तो इससे नदी जो अपने साथ जितना भी कचरा लेके आया है सब कहाँ गिरा देता है? स्पीड में समुंदर में। क्या कहाँ गिरा देता है? समुंदर में गिरा देता है। ठीक है, और जब पहाड़ नहीं रहता है, एक साइड पहाड़ है और एक साइड कुछ नहीं, एक साइड खाली ज़मीन है, ठीक है, तो इसमें दोनों करता है। एक तो समुंदर में गिरा देता है कचरा, है ना, कहाँ गिरा देता है? समुंदर में गिरा देता है। ठीक है, और कुछ से क्या बना देता है? डेल्टा। तो नदी द्वारा जो कचरा लाया जाता है जब वो नदी किनारे जमा कर देती है तब यह बनाता है डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? तो अति में है, इंडिया में है और बांग्लादेश में है। जो बनाता है कौन सा नदी? तो ब्रह्मपुत्रा प्लस में गंगा नदी का जो डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ना, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक और फेमस डेल्टा है जो ऐसा बन गया है साइज में, तो ये पक्षी के पैर के निशान के जैसा दिखता है, जिसे पक्षी पाद डेल्टा कहा जाता है। और ये बनाता है अमेरिका की एक नदी जिसका नाम है मिसिसिपी। कौन सा नदी? मिसिसिपी नदी है जो इस तरीके का डेल्टा बनाती है। क्या करती है? इस तरह का डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब ये हमारा है पृथ्वी। क्या है भाई? पृथ्वी है। ठीक है, स्थल मंडल अब ख़त्म हो गया। अब हम शुरू कर रहे हैं वायुमंडल। क्या शुरू कर रहे हैं? वायुमंडल। पृथ्वी है ना, तो मान लीजिए कि हम हाने खड़ा हैं, तो हमारे ऊपर हवा का दबाव है। क्या है? दबाव है। तो जब हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे हवा का जो दबाव होता है उसे कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब। इसका जो यूनिट होता है वह होता है पास्कल या एमबी, मिली बार। ठीक है, और इसे जो मापा जाता है वो मापा जाता है एटमॉस्फेयर में 1 ATM। 1 एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय दाब का यूनिट क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। और सारा यूनिट क्या होता है?
पास्कल और मिली बार। एक एटमॉस्फेयर में होता है 1013 मिली बार, ठीक है। और वायुमंडलीय प्रेशर को जो मापते हैं वो मापते हैं बैरोमीटर से। किसे मापते हैं? बैरोमीटर से। और जो बारिश होता है ना, मान लीजिए पूरा देश है, यहाँ बारिश हुआ, तो बारिश नापने के लिए एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं रेन गुज। क्या कहते हैं? रेन गुज। इससे पता चलता है कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ। वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और आर्द्रता मतलब होता है कि वायु में कितनी नमी है, वायु में कितनी नमी है, इसे आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता को नापा जाता है हाइग्रोमीटर में। किसमें? हाइग्रोमीटर में। अब आपको पता करना है कि हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं और सोनार से क्या नापा जाता है ना। सोनार से समुंदर के नीचे का गहराई नापा जाता है, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है एक बार देख लीजिएगा। तो इसके ऊपर जो दबाव होता है हवाओं का, उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। इसे पास्कल और मिली बार में मापा जाता है। और इसका सबसे स्टैंडर्ड जो है एसआई यूनिट, वो अभी क्या है? एसआई यूनिट है। इसका जो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एक एटमॉस्फेयर में 1013 मिली बार होता है। क्लियर है? और वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम धीरे धीरे हाइट के साथ ऊपर चले जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, क्योंकि ऊपर हवा की मात्रा घटती चली जाती है। जब आप 165 मीटर की हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 8.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, मतलब कम जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब कम जाता है। अब इसका प्रभाव क्या क्या होता है पता है? वायुमंडलीय दबाव करने से हमारा तो ब्लड प्रेशर सेम रहेगा। तो जब ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे नाक से क्या निकलने लगता है? खून। इसीलिए पर्वतारोही के नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है? घट जाती है। वायुमंडलीय दाब जब कमता है तो क्या होता है कि हीट कमता है। क्या कमता है? हीट कमता है ना। तो हीट के लिए दबाव बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दबाव बढ़ाना करता है। इसी सिद्धांत पे हमारा प्रेशर कुकर काम करता है ना। प्रेशर कुकर में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये प्रेशर कुकर है ना। प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन लागल है, तो इसमें क्या होता है कि आपका दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। तो दबाव बढ़ाने से हीट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। तो जल्दी खाना बनेगा। जल्दी क्या बनेगा? खाना बनेगा। इसीलिए पर्वत पर कुकर में खाना बनाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे दबाव कम है। अगर लकड़ी पर खाना बनाएंगे तो खाने नहीं पकेगा, इसीलिए प्रेशर कुकर में दबाव बढ़ेगा, दबाव से हीट बढ़ेगा और जल्दी खाना बन जाएगा। इसीलिए ऊपर किससे खाना बनता है भाई? तो बनता है आपका प्रेशर कुकर पर। ठीक है, चलिए इतना तक तो क्लियर है। और वायुमंडल में उपस्थित पानी की नमी को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। वायु में स्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और ये आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अच्छा हवा का डायरेक्शन किससे मापा जाता है ये बताइएगा तो, कि हवा किस दिशा से आ रही है, इसका नाम पता कीजिए। एक फैक्ट याद रखिएगा, हवा का नाम उसी दिशा से रखा जाता है जहाँ से वो आ रहा है। मान लीजिए कि कोई हवा पश्चिम दिशा से चल के आ रही है तो इसे हम कहेंगे पश्चिमी हवा। और कोई पूरब से आ रही है तो इसे हम कहेंगे पूर्वी हवा। कोई दिशा दक्षिण से आ रही है तो इसको कहेंगे दक्षिणी हवा। अगर उत्तर से आ रही है तो इसे कहेंगे उत्तरी हवा। अगर उत्तर और पूर्व के बीच से आ रही है तो उत्तर पूर्वी हवा। पश्चिम और दक्षिण के बीच से आ रही है तो इसको दक्षिण पश्चिमी हवा। दक्षिण पूर्व से आ रही है तो दक्षिण पूर्व हवा। और उत्तर पश्चिम हवा। इस तरीके से हवा का क्या होता है? नामकरण किया जाता है। अब ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से हवा के 5 लेयर को बांटा गया है। 1 2 3 4 और नीचे ऊपर वाला 5। सबसे पहला जो मंडल होता है इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक है। उसका दूसरे को कहा जाता है समताप मंडल। तीसरे को कहा जाता है आयन मंडल। ठीक है, ठीक है। तो कितना मंडल भाई? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आपका बीच वाला तो मध्य में आ गया, फिर आयन मंडल और उसके सबसे ऊपर पूरा हिस्सा बाह्य मंडल। तो टोटल कितने मंडल होते हैं? हवा वायुमंडल के 5 प्रकार
क्षोभ, समताप, मध्य आयन और बाह्य मंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल, ये 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के हाइट पे पाया जाता है। मौसम से संबंधित जितनी भी घटना है सब पहले ही मंडल में होता है। ठीक है, क्या होता है, पहले ही मंडल में। इसके बाद हवा बहुत कमता चला जाता है और धीरे धीरे हवा की मात्रा घटती चली जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है ना, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में जब आप जाते हैं, ये समताप मंडल का एरिया हो गया, तो समताप मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। लेकिन कैसे, नियम क्या कहता है कि जैसे आप धीरे धीरे हाइट पर जाएंगे तो रूल क्या है, तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर तो डिक्रीज करेगा, हमने नियम में पढ़ा दिया आपको, है ना। लेकिन क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे एक अभिक्रिया होता है, ओजोन बनने की क्रिया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करता है जिससे बनता है O3 और यहाँ से हीट रिलीज होती है। ओजोन बनने की जो प्रक्रिया है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट रिलीज होता है। तो समताप मंडल में ओजोन बनता है जो हमें सूर्य के यूवी रे से बचाता है ना। समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो O3 बनने के लिए ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दो जब आपस में रिएक्शन करता है ना, तो इसे क्या बनता है, ओजोन बनता है। और ओजोन बनने के साथ हीट रिलीज होता है। इस वजह से समताप मंडल में जाने पर तापमान क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर तापमान क्या होता है, घटता है। तो इस तरीके से पूरा रूल काम करता है कि पहले तापमान घटेगा, समताप से मध्य में जब आप जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर खूब बढ़ेगा और इधर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारा भाई क्लियर हो गया। समताप मंडल में टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज किया, क्षोभ मंडल में घट गया, सारा मौसमी घटना इसी में होगा। हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, तो समताप मंडल में उड़ेगा। क्यों, रीज़न इसका ये है क्योंकि यहाँ पे कोई हवा बहुत कम पाया जाता है, तो टर्बुलेंस नहीं होगा हवाई जहाज को, इस वजह से यहीं होता है। सारा मौसमी घटना यहीं पे होगा, पानी, बादल, बारिश जो भी होता है सब कहाँ होता है, इसी मंडल में होता है। आयन मंडल में आयन पाया जाता है, उसके बाहर के मंडल को बाह्य मंडल कहा जाता है। जब बाहर से एस्टेरॉयड आता है, उल्का आता है, तो हमारा वायुमंडल में घर्षण होता है और घर्षण की वजह से क्या होता है, वह जल करके ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जब रात को हम आकाश में देखते हैं तो कुछ जलता हुआ हमें प्रतीत होता है, और वह जलता हुआ चीज़ क्या होता है, तो टूटता तारा नहीं होता, जबकि उल्का होता है। और उल्का जल जाता है क्योंकि हमारे वायुमंडल को ये पता है कि बाहर से कोई भी चीज़ आए उसको आप जला के राख कर दो, है ना। तो वो राख करता है बेचारा, कुछ बच के नीचे गिर गया तो हम लोग दुआ मांगते हैं कि हे भगवान वो मेरी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। चलिए, तो क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बाह्य, 5 तरह के मंडल होते हैं। सबसे बाहरी मंडल को बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। ओजोन किस लेयर में पाया जाता है, समताप मंडल में। सबसे तापमान क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ओजोन बनता है। ओजोन हमें यूवी रे से रक्षा करता है। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है। आयन मंडल में आयन्स पाए जाते हैं। मध्य मंडल में हम लोग सैटेलाइट वगैरह जो होता है वो भेजते हैं। एक बार इसको लेकिन फैक्ट को चेक करेंगे सैटेलाइट वाला। ठीक है, तो ये भाई हो गया ये। अब हम पढ़ते हैं वर्षा चक्र। ठीक है, जब सूरज है हमारा सन और ये हमारा समुद्र, ठीक है, तो 3 फैक्ट पढ़ाते हैं। एक है आपका वाष्पीकरण। क्या है, वाष्पीकरण, पानी का गर्म होकर के भाप बनना। पानी में जब नीचे से हीट देते हैं, चूल्हा जला दिए, और चूल्हा जलने से क्या होता है कि पानी भाप बन के ऊपर उठता है, और ये भाप बनने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण कैसे बढ़ता है, तो हीट बढ़ाने से। हीट बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हवा अगर तेज़ चलता है तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। उदाहरण, जब आप कपड़ा सुखाते हैं तो जब कपड़ा को फैला देते हैं तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है ना। कब, जब हवा तेज़ चलता है तब। तीसरा, जब एरिया बढ़ जाए, क्षेत्र बढ़ जाए, तभी कपड़ा जल्दी सूखता है। मान लीजिए कपड़ा को छितरा दिए तो जल्दी कपड़ा सूख जाता है, हालांकि एरिया बढ़ा दिए तो वाष्पीकरण की दर क्या जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, धूप ज़्यादा रहे तो जल्दी, और हवा ज़्यादा रहे तो जल्दी। तो वाष्पीकरण 3 चीज़ पर निर्भर करता है, हीट ज़्यादा होना चाहिए, हवा ज़्यादा होना चाहिए, और एरिया ज़्यादा होना चाहिए, इससे वाष्पीकरण होता है। यानी वाष्पीकरण मतलब होता है जल का जल वाष्प यानी भाप बन जाना। ठीक है,
दूसरा जो क्रिया होता है उसे कहा जाता है संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। मतलब वाष्प का ठंडा होकर के बर्फ या जल बन जाना क्या कहलाता है? आपका कहलाता है भैया संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, इसको कहते हैं एवोपरेशन। तो जो कंडेंसेशन होता है ये एक तरह का क्या होता है? उष्मा छेपी। यहाँ पे उष्मा छेपी मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होता है। देखिए यहाँ पे गर्मी दिए, यहाँ पे क्या दिए आप? गर्मी। तो जल वाष्प में क्या छुप जाता है? गुप्त उष्मा। क्या होता है? गुप्त उष्मा। वाष्प में क्या होता है? गुप्त उष्मा। क्योंकि हीट है तो भाप है, तो भाप में गर्मी होगा तभी तो भाप बना है। और जब भाप ठंडा होता है तो उसके साथ क्या होता है कि जो गुप्त उष्मा है वह भी बाहर निकल जाता है ना। तो जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद गुप्त उष्मा क्या हो जाता है आपका? बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है गुप्त उष्मा। इस वजह से बारिश के बाद गर्मी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। तो पानी का ठंडा होकर जल बनना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तीसरा होता है प्रिसिपिटेशन, मतलब वर्षा। पानी का बादल बन के नीचे गिरना क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। ठीक है, उसका कहते हैं ओसांग। क्या होता है? ओसांक बिंदु। जब टेम्परेचर उषांक बिंदु से नीचे जाता है, उषांक बिंदु से नीचे जाता है तो उसके बाद क्या बनता है? ओस बनता है, कुहासा बनता है या कोहरा बनता है। ठीक है, उषांक बिंदु से नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? ओस, उषांक, कोहरा। ठीक है, अब देखिए समुंदर है, सनलाइट पड़ गया, तब इससे पानी क्या होगा? भाप बनेगा। भाप बन के पानी क्या होगा? ऊपर उड़ेगा और ये बना देगा बादल। क्या बना देगा? बादल। बादल हवा के माध्यम से क्या होता है? आगे बढ़ता है। कोई अवरोध यानी पहाड़ वगैरह से टकराया और इससे क्या हो जाएगा? बारिश। क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगा। और ये बारिश वापस किस पे गिरेगा? ज़मीन पर गिरेगा। क्या, कहाँ गिरेगा? ज़मीन पर। और फिर नदी से होते हुए वापस समुंदर में, और फिर समुंदर से भाप। ये एक तरह से जल चक्र चलता रहता है। ठीक है, और बादल के बीच में, दो बादल के बीच में क्या पाया जाता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जब दो बादल आपस में पास आते हैं तो चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है ना। क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो जब दो चीज़ चार्ज एक पास आता है ना तो ये दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। क्या करता है? हवा का दूर हटना। चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है ना। जब दो विपरीत चार्ज मिलता है ना, प्लस या माइनस मिलता है तो इसे रिपेल करता है यानी दूर करता है। तो जब चार्ज दोनों को रिपेल करता है तो क्या होता है कि इसे हवा दूर भागता है, और इस हवा के दूर भागने से गर्जन होता है। क्या होता है? गर्जन होता है, जिसे हम कहते हैं कि ठनका ठनक रहा है। ठीक है, गर्जन में क्या होता है? जब चार्ज दूर जाता है तो इससे प्रकाश की मात्रा भी उत्पन्न होती है, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइटनिंग। और दूसरा होता है गर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइटनिंग देखते हैं, फिर हम लोगों को आवाज़ सुनाई देता है। लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए पहले लाइट फिर गर्जन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए। अब बचा समुद्र विज्ञान, और इसमें का थोड़ा सा अगर कुछ छूट गया है, जैसे कि बारिश का प्रकार छूट गया है उसको बता देंगे, और कुछ हवा का टाइप बता देंगे, फेमस जो नाम सब है उसका यदि ख़त्म हो जाएगा, फिर भारत का भूगोल।